हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। तो आज हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जो साइंस का शुरू किए थे क्लास 8 का, ये चैप्टर 1 ही है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि लंबा चैप्टर है और थोड़ा हम डिटेल से बताते हैं, इसलिए समय लग रहा है। बाकी जो ज्योग्राफी के सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं उसे बीच में छोड़ दिया हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो लगे रहें, अभी बने रहें वहाँ पर। कल या परसों हम उस पर नया वीडियो अपलोड कर देंगे। वो चैप्टर 4 का होगा और जल्दी ही 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर 7 8 की भी धीरे धीरे खत्म करेंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास टीम नहीं है तो सारी ही चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। जैसे अभी साइंस का मैं ला रहा हूँ, फिर अभी ज्योग्राफी का फिर लाऊंगा। लेकिन जो हिंदी वाले मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और वो ज्योग्राफी का देखना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी की वीडियो हिंदी में लगातार आ रही है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम आपको इसमें बता रहे थे, हम एक बार एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं। क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए हम यहाँ पर एक नोट्स भी बनाकर लाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्विक रिवीजन है। जो भी चाहते हैं इस तरीके का नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहाँ पर मैं आपका इसका PDF डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। आप जरूर से जरूर वहाँ पर जुड़िए। वहाँ पर क्वेरी सेक्शन भी है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमें क्वेरी सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके की दिक्कत है, वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें क्रॉप्स के बारे में पढ़े थे। क्रॉप्स का डेफिनेशन हम बताए थे कि एक ही प्रकार का कोई पौधा होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, एक ही प्रकार का पौधा है, यहाँ पर क्रॉप्स है, जो कि पूरे एक बहुत बड़े फील्ड में लगा हुआ है। क्लासिफिकेशन बताए थे कि खरीफ क्रॉप्स होता है, राबी क्रॉप्स होता है, ठीक है। अनदर टाइप भी बताए थे, जैसे जायद क्रॉप्स। तो ये सब आप लोग जानते होंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम लोग किस चीज की बात किए थे, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, यानी सॉइल का हम लोग प्रिपरेशन करते थे, ठीक है। सॉइल का प्रिपरेशन करते थे, इसका मतलब क्या होता था, सॉइल को टर्न करते थे या तो लूज करते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, टिलिंग या प्लोइंग बोलते थे। इसके बेनिफिट्स क्या होते थे कि जो रूट है यानी कि जो जड़ है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करता था और बहुत अच्छे तरीके से वो ब्रीद कर सकता था, क्योंकि एयर वहां तक पहुंचती, ठीक है। दूसरा इसमें होता था ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स, यानी अर्थवर्म्स जो होते हैं, जिसको हम जोक्टी कहते हैं, वो क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनका ग्रोथ होता है, जिससे कि फर्दर सॉइल को लूज किया जाता है इन्हीं माइक्रोब्स या अर्थवर्म्स के द्वारा, ठीक है। तो इसे फार्मर्स ऑफ द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी बोला जाता है। तीसरा इसका जो बताए थे बेनिफिट क्या था, ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, मतलब जब हम टर्न करते हैं तो नीचे का सॉइल ऊपर आता है। ये सब हम आपको बता दिए थे। तो टूल्स क्या है इसको करने के, टूल्स जैसे कि बताए थे, प्लॉ यानी कि हल, हो, कल्टीवेटर। प्लॉज किस चीज के लिए यूज करते हैं, टेलिंग के लिए। हो किस चीज के लिए, रिमूविंग वीड्स, वीड्स बताए थे, अनवांटेड मटेरियल। और कल्टीवेटर टिलिंग के लिए करते हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और लेवलर से हम लेवल करते हैं, यानी खेत को बिल्कुल एक लेवल में करते हैं। तो ये सब चीज हम बता दिए थे। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस आया था सोइंग। सोइंग जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला क्या है, उसमें सीड का सिलेक्शन करते हैं कि गुड क्वालिटी का सीड है या नहीं है, और उसके बाद क्या करते हैं, सीड्स ऑन बाय द वेरियस टूल्स, यानी कि अलग अलग टूल से हम सीड को बोते हैं। तो वो कौन कौन सा टूल्स है, जैसे ट्रेडिशनल टूल्स की बात करें तो फनेल के बारे में हम आप लोगों को बताए थे, और मॉडर्न टूल्स में यानी कि हम आपको सीड ड्रिल्स के बारे में भी बता चुके थे। तो आज जो हम लोग नया चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, नया जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ने वाले हैं, वो है एडिंग मैन्युअर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। यानी कि हम यहां पर सीखेंगे मैन्युअर्स किसे बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स किसे बोलते हैं। तो ये PDF हम आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी पर चलते हैं। तो चलिए आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सॉइल में हम मिलाते हैं, किस चीज के लिए, ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स देखिए सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज कहां पर पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। और ये सहायक होते हैं, ये हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। खास करके जो नाइट्रोजन होते हैं ये ज्यादा हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी होता है, ठीक है। मतलब हमारे पूरे, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, तो उसी प्रकार से प्लांट के ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। यानी कि जब हम नाइट्रोजन डालते हैं
तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है सब्सटेंसेस व्हिच एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसको डालते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए डाला जाता है, इसे मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी तुरंत हम आपको बताएं सॉइल क्या करता है, बहुत सारा मिनरल क्रॉप को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो मिनरल क्या होते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बार बार, ठीक है, किसान एक बार क्रॉप लगाया, फिर लगाया, तो एक ही जगह पर जब हम बहुत बार फसल लगाने लगते हैं तो उस जगह का जो, उस सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और सॉइल क्या हो जाती है, फिर इनफर्टाइल हो जाता है। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन जब क्रॉप्स का करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पुअर हो जाता है, यानी कि पूरे तरीके से वो खत्म हो जाता है। इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें मैन्योर्स डालते हैं और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। हम लोग यहां पर जानेंगे मैन्योर्स किसे कहते हैं और फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या अंतर है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोला जाता है, यहां पर आप ध्यान से देखिए सब हाईलाइट किया हुआ है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कि एनिमल से और प्लांट से आता हो उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब वो या तो एनिमल से आएगा या तो प्लांट से आएगा। फॉर एग्जांपल मान लिए आलू सड़ गया, तो आलू सड़ गया उसको खेत में फेंक दिए तो वो मैन्योर का काम करेगा। जैसे एनिमल है, गोबर होता है, गोबर आप लोग देखे होंगे, काउ डंग, गोबर को क्या करते हैं, उसको हम खेत में फेंक देते हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट्स है, और ऑर्गेनिक वेस्ट्स को ही क्या बोला जाता है, मैन्योर बोला जाता है। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं कौन, छोटे छोटे एनिमल्स करते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हो गया, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं और इसको क्या बना देते हैं, मैन्योर्स बना देते हैं। इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक जगह पर जाकर बार बार फेंकते रहते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं, बस उसमें पॉलीथीन नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें क्या होना चाहिए, जो घर का जो वेस्ट होता है, जैसे कि आपका देख लीजिए कौन सा वेस्ट हो गया आपका, मान लीजिए आलू का छिलका छिले फेंक दिए, फल का छिलका छिल लिए उसको फेंक दिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम फेंक देते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, जैसे पुआल हो गया, वो जो धान काटने के बाद होता है, उसको फेंक दिए, गोबर फेंक दिए, तो ये सब फेंकते फेंकते क्या होता है, धीरे धीरे उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन करके उसको बिल्कुल मिट्टी जैसा बना देते हैं। और जब मिट्टी जैसा बनता है तो वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। ठीक है, और ह्यूमस भी प्रोवाइड करवाता है। तो ये फॉर्मेशन इस तरीके से और फॉर्मेशन होता है किसका, मैन्योर्स का। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होता है विच आर पर्टिकुलर इन द न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब जब समझिए बात को, जो आपका मैन्योर्स होता है, जो मैन्योर्स होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स पाया जा सकता है। हो सकता है इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाए, हो सकता है इसमें फास्फोरस मिल जाए, हो सकता है इसमें पोटासियम मिल जाए। तो कोई भी मैन्योर्स इसमें पाया जा सकता, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जा सकता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें यूरिया की, तो यूरिया में सिर्फ यूरिया ही पाया जाएगा। यूरिया मतलब यहां पर क्या पाया जाएगा, इसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। कितना होता है इसमें नाइट्रोजन, 45 to 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। ये एनसीईआरटी का ही डाटा है, यानी यूरिया में 45 से 46%, यानी 45 से 46% क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया तो उसमें अमोनिया ही होगा सिर्फ, सुपर फास्फेट हो गया तो उसमें फास्फेट ही होगा सिर्फ, पोटास है तो सिर्फ पोटास होगा, एनपीके है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होगा। लेकिन जो हमारा मैन्योर्स होता है उसमें मालूम नहीं होता है कि उसमें नाइट्रोजन है कि फास्फोरस है कि पोटासियम है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड द मैन्योर्स। ठीक है, सोर्स के आधार पर तो बोल सकते हैं कि ठीक है मैन्योर्स जो है वो नेचुरल थिंग से आते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट से वो बनाई जाती हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, वो केमिकल तरीके से उसको बनाया जाता है, दिस इज मेड फ्रॉम द केमिकल्स, उसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम ये बोल सकते हैं। बट जो इसका एकदम जिसको माइन्यूट डिफरेंस बोलते हैं, माइन्यूट डिफरेंस इसका यही है कि मैन्योर में किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स पाया जा सकता है, जबकि फर्टिलाइजर्स में सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या पाया जाएगा, स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाएंगे। जैसे यूरिया है तो नाइट्रोजन पाया जाएगा, जैसे अभी तुरंत हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए फर्टिलाइजर्स का यूज क्यों किया जाता है, यहाँ पर फार्मर क्यों यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसके क्रॉप का यील्ड ज्यादा हो पाए। यील्ड का मतलब आप लोग समझिए, यील्ड का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितना, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए 1 क्विंटल हो रहा है, यानी 100 केजी हो रहा है, 200 केजी हो रहा है, 300 केजी हो रहा है, तो 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर से आपका घर होगा कहीं ना, हो सकता है वो 1 किलोमीटर एरिया का हो, तो उसमें जितना भी गेहूं या धान जो भी क्रॉप्स हैं वो जितना भी उगेगा, ठीक है, उसका प्रोडक्शन जितना होगा उसको क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। तो उसी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं, एक्सेसिव मात्रा में करने लगते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, एक्सेसिव मात्रा में करने के कारण मिट्टी डिग्रेड होने लगती है, और डिग्रेड होने के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जनरेट होने लगता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में जैसे वाटर पॉल्यूशन का एक मेन सोर्स है आपका क्या था, फर्टिलाइजर्स। कैसे है फर्टिलाइजर्स, देखिए आप खेत में फर्टिलाइजर्स दिए, बारिश हुई, वो पानी रिश्ते रिश्ते तालाब में जाती है, वो पानी ग्राउंड के अंदर जाती है, तो क्या होता है, वो केमिकल वाला पानी चले जाता है, तो वहां पर वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। इस तरीके से जो हमारे एक्वेटिक जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स है ये, ठीक है। तो इसको मेंटेन कैसे किया जाए, कैसे हम बोलेंगे कि नहीं हमें क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यील्ड तो चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे बारे में फिर फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी। अब ये फूड सिक्योरिटी क्या है, मान लीजिए कहीं पर आपदा आ गया, मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, या तो मान लीजिए कि क्या हुआ, उस साल ठीक से धान हुआ ही नहीं, जैसे अभी कोविड का एकदम रिसेंट एग्जांपल लीजिए, अभी कोविड का समय है, कोविड के समय में सरकार क्या करी, एक्स्ट्रा में भी अनाज दी लोगों को, क्यों, क्योंकि उसमें बिजनेस ठप था, सब चीज ठप था, लोग घर में थे, खाने को कुछ था नहीं, तो सरकार ने कहां से दिया, वो बना कर रखते हैं उतना सा, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसको सरकार ले लेती है ना, और सरकार उसको स्टोर करके रखती है, ताकि जो एपिडेमिक वाला सिचुएशन हो, पेंडेमिक वाला सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में इन अनाज को प्रोवाइड किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हमें जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, लेकिन हमें इन चीजों पर कंट्रोल करना होगा कि हम उतना फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, ज्यादा हम ऑर्गेनिक वेस्ट पर भी डिपेंड हो। आज के किसान क्या हुए, ज्यादातर वो फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो गए हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय है ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि मैन्युअर्स। आप मैन्युअर्स का यूज ज्यादा करिए, ऐसा ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। हम आपको बताते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है। क्रॉप रोटेशन वेरी वेरी इजी है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि जून से लेकर अक्टूबर तक हम क्या लगाते हैं, खरीफ क्रॉप, खरीफ, और इसमें क्या लगाते हैं, राइस। जब हम राइस लगाते हैं तो ये राइस यूज कर लेती है यूरिया को, मिट्टी से बहुत ही ज्यादा यूज करती है यूरिया को, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। तो अब जब राइस कटा यानी अक्टूबर में खत्म हुआ, तो उस समय जो हमारा खेत बिल्कुल डैमेज्ड है, वो उसकी जो मिट्टी है बिल्कुल न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। अगर उसी समय कुछ और हम लगा दें, तुरंत हम गेहूं लगा दें, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। तो ये राइस लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, जो मार्च से लेकर जून तक का वक्त आता है उसमें हमें पल्स लगा देना चाहिए, मटर लगा देना चाहिए, यानी कि पल्सेस में या तो चना लगा देना चाहिए। पल्स क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। पल्स का जो रूट होता है ना, रूट, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है, मैक्रोब्स पाया जाता है जिसका नाम होता है राइबोसियम। क्या होता है, राइबोसियम। ये राइबोसियम क्या करता है, जो देखिए बात को समझिए, प्लांट जो है ना वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, कोई भी प्लांट की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को रिसीव नहीं कर सकती है, समझे, नाइट्रोजन को रिसीव नहीं कर सकती है। वो नाइट्रोजन को या तो NO2 के फॉर्म में लेगी, या तो वो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में लेगी, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में लेगी, या तो NO2 के फॉर्म में लेगी या तो अमोनिया के फॉर्म में वो लेगी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आटा मतलब ये रोटी बनाते हैं, तो रोटी कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग गेहूं लाए काट कर गेहूं खा जाएंगे, नहीं। हर इंसान के खाने का तरीका अलग होता है, किसी चीज को इनटेक करने का तरीका अलग होता है। आई बात समझ में,
जैसे कि आप चावल खाते हैं तो क्या बस चावल लिए और खाना शुरू कर दिए? जी नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उसको भात में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको पहले बनाते हैं, भात बनाते हैं और फिर उसको आप खाते हैं। आई बात समझ में? उसी तरीके से प्लांट भी क्या करती है, उसका भोजन करने का तरीका अलग है, वो अलग तरीके से उसको लेते हैं। यानी नाइट्रोजन को वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाएंगे, तो वो नाइट्रोजन को NO2 या NH3 के फॉर्म में लेते हैं। तो वो जो रूट में, यानी पी का जो रूट होता है, मटर का जो रूट होता है ना, उसके अंदर, उसमें, उसके रूट में राइबोजियम नाम का माइक्रोब्स पाया जाता है। वो माइक्रोब्स क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO2 या NH3 में कन्वर्ट कर देता है और फिर प्लांट उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन वही धान का जो पौधा है, यानी राइस का पौधा, ऐसा नहीं कर पाता है। वो सिर्फ मिट्टी में जितने भी NO2 NH3 होता है वो सबको रिसीव कर लेता है, वो देता कुछ नहीं है। लेकिन जो यहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पी हो गया, पी को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिसीव करते हैं और रिसीव करके उसको NO2 और NH3 में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके अपने अंदर ले लेते हैं। जिससे कि क्या होता है कि वो नाइट्रोजन कहां पर जाकर स्टोर होते रहता है, वो नाइट्रोजन सॉइल के अंदर जाकर स्टोर होते रहता है और हमारा सॉइल फर्टाइल हो जाता है। इसीलिए क्रॉप रोटेशन का यूज करना चाहिए। मतलब कि क्रॉप रोटेशन में क्या है, सबसे पहले आप पल्स लगाइए, पल्स के बाद आप राइस लगाइए, राइस के बाद कुछ दिन तक इस भूमि को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर यहां पर क्या करिए आप, ये व्हीट लगाइए, फिर व्हीट लगाने के बाद क्या करिए, फिर पल्स लगाइए। तो इसी को बोलते हैं रोटेशन। यानी पल्स लगाएं, फिर राइस लगाएं, फिर व्हीट लगाएं, फिर पल्स लगाएं, फिर राइस, व्हीट, पल्स। तो ये जो चक्र चल रहा है ना, ये जो रोटेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? ये सब चीज हम आपको बता दिए यहां पर, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये सब हम आपको बता दिए। ये एटमॉस्फेरिक, देखिए नाइट्रोजन से NO2 बनना या NO2 बनना, सॉरी NH3 नहीं, वहां पर NH3 भी बनता है, वैसे NHNO3 आप लोग याद रखिएगा, NH3 भी बनता है। नाइट्रोजन से NO2 या तो NH3 बनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोला जाता है। क्लियर है आप लोगों को? यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NO2 में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है, तो वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया हेल्प करता है। अब यहां पर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच, आप लोग इसको पढ़िए। देखिए यहां पर क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, उसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, है ना, उसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, यानी कि लोग उसको बनाते हैं। लेकिन मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और उसको डिकम्पोजिशन होता है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग एंड द प्लांट रेसिड्यू। बताएं आपको कि प्लांट का जो भी अवशेष बचता है, जो आपका गोबर वगैरह होता है, उसका डिकम्पोजिशन करके क्या बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है। यानी कि ये नेचुरली, ये जो है आपका मैनमेड तरीके से फॉर्म होता है और ये आपका नेचुरली फॉर्म होता है। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, यानी आप अपने खेत में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं देते हैं, जबकि मैन्योर्स क्या करते हैं, ये सॉइल को ह्यूमस देते हैं। ह्यूमस का मतलब है फर्टिलिटी उसका ठीक करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, जैसे कि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम, ये सब बता चुके हैं आपको रिलेटिव। लेकिन जो मैन्योर्स होते हैं उसमें थोड़ा कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, लेकिन थोड़ा कम पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर्स के, क्यों हमें मैन्योर्स यूज करना चाहिए। पहली बात, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का सीधा सा मतलब आप लोग समझिए कि सॉइल में मॉइस्चर को बनाए रखते हैं। देखिए अगर सॉइल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा ना, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं बोया जा सकता है, कोई भी प्लांट ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। आप राजस्थान जाइए या रेगिस्तान जाइए, डेजर्ट में, क्या वहां पर आपको आम का पेड़ मिल जाएगा? क्या वहां आपको ये सेब का पेड़ मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या आप वहां पर धान उस बालू में उगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, वो मॉइस्चर लेस होती है, इसीलिए वहां पर कांटेदार प्लांट ग्रो करते हैं।
ठीक है, ये भी हम बताएंगे कांटेदार प्लांट क्यों ग्रो करते हैं आगे यदि किसी चैप्टर में आया तो। यदि या तो मेरे ज्योग्राफी सेक्शन में जुड़े रहिए, अगर जो भी देख रहे हैं वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो सॉइल में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और मॉइस्चर हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है कौन, मेन्योर्स सॉरी, मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस बनाता है, यानी कि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। भुरभुरा मतलब लूज्ड मिट्टी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें गैस का एक्सचेंज अच्छे से हो सकता है, मतलब एयर अच्छे से पहुंचता है रूट तक, रूट ब्रीथ करता है, बहुत अच्छे से ब्रीथ करेगा वो, और फिर छोड़ेगा भी। आई बात समझ में? तो मिट्टी जब पोरस होती है मतलब भुरभुरेदार होती है, मतलब उसमें जगह बहुत ज्यादा होता है एयर जाने का, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और ये काम कौन करता है, मेन्योर्स। अब याद करिए क्यों करेगा, मेन्योर्स पर क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन कैसे होगा, तो वो माइक्रोब्स के कारण होगा। क्यों, जहां पर मेन्योर्स होगा उसको डिकम्पोज करने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा माइक्रोब्स आएंगे, और जब बहुत ज्यादा माइक्रोब्स आएगा तो वो मिट्टी को लूजन कर देगा, और जब मिट्टी लूजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगह बन जाएगा एयर को अंदर जाने के लिए। और जब एयर अंदर तक जाएगी तो रूट अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा, और जब रूट अच्छे से एकदम ब्रीथ करेगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आगे बात समझ में? तो ये है आपका कनेक्टिविटी। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यही अगर ये चीज होगा तो ये चीज खुद ब खुद होगा। इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर ऑफ द सॉइल का मतलब होता है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का मात्रा बढ़ जाता है, यानी बालू। देखिए मिट्टी में थोड़ा बालू का भी मात्रा होना चाहिए, थोड़ा सिल्ट का भी मात्रा होना चाहिए, थोड़ा मिट्टी का भी मात्रा होना चाहिए, है ना, थोड़ा पत्थर का भी मात्रा होना चाहिए, सब चीज एक बराबर में होना चाहिए। और इन चीजों को कौन बढ़ाता है, ये आपका मेन्योर्स बढ़ाता है। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द मेन्योर्स। चार है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा इसका, सॉइल पोरस होगा यानी भुरभुरेदार होगा, अच्छे से वहां पर एयर जा पाएगा और अच्छे से एकदम ब्रीथ कर पाएगा। ठीक है, तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि मेन्योर्स को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और जैसे ही आएंगे वो मिट्टी को भुरभुरा कर देगा। उसके बाद टेक्सचर ऑफ द सॉइल भी इसका इंक्रीज होगा। इरिगेशन के बारे में समझते हैं। इरिगेशन का सिंपल, ये क्यों जरूरत है, हम लोग सब जानते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर का जरूरत बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो वाटर का जरूरत होता है बहुत ही ज्यादा। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल का मॉइस्चर बना हुआ रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली वाटर करना पड़ता है, यानी उसको लगातार पानी देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर जब हम पानी देते हैं क्रॉप्स को, जब हम फसल को पानी देते हैं तो इसे इरिगेशन बोलते हैं। अरे छोड़ो उतना डेफिनेशन, सीधा सा इतना बात रखिए, क्रॉप में पानी छिड़कना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन। हम लोग तो बिहार में बोलते हैं पटा दो, पटा दो का मतलब समझते हैं, वो लड़की पटा देना नहीं, पटा दो मतलब पटाओ। ठीक है, खेत में एकदम पानी हिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई बोला जाता है उसको हिंदी में। ठीक है, अब देखिए टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है इरिगेशन का, मतलब कब हमको इरिगेशन करना है और कितने बार इरिगेशन करना है, कब करना है और कितने बार करना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड तीन चीजों पर करता है। क्रॉप टू क्रॉप, किसी किसी पौधों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी किसी पौधों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी कैसा है, अगर बहुत ज्यादा बालुई मिट्टी होगा तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी देना पड़ेगा। यदि ड्राई मिट्टी है तो वहां ज्यादा से ज्यादा पानी देना पड़ेगा। सीजन टू सीजन, अगर गर्मी का सीजन है तो ज्यादा पानी लगेगा, ठंडी का सीजन है तो कम पानी लगेगा। क्यों ज्यादा पानी लगेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में इवापोरेशन की प्रक्रिया बहुत तेज होगी, जिसके कारण जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाएगा, इसलिए हमें वहां पर ज्यादा बार हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पटाना पड़ेगा। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की क्या है, कुछ नहीं, वेल्स, कुआं आप लोग जानते हैं, ट्यूब वेल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स, ये सब क्या है, ये सब आपके सोर्सेस ऑफ इरिगेशन है। मतलब यहां से आप पानी लाकर अपने खेत में डाल सकते हैं, सिंपल सा मतलब ये है, बात खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब कैसे ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, यानी इरिगेशन हम कैसे करते थे। ठीक है, तो इसका ट्रेडिशनल मेथड देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या यूज करते थे, कैटल को या तो हम यहां पर ह्यूमन लेबर को यूज करते थे, यानी कि या तो हम यहां पर जानवरों को यूज करते थे इरिगेट करने के लिए, या तो यहां पर हम ह्यूमन को यूज करते थे। अब देखिए यहां पर कुछ कुछ तरीके बताए गए हैं, इसका फिगर दिया हुआ है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना आपको कुछ जानना है, आप बस इतना जानिए, मोट एक सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, किस चीज को करने का, वाटर को यानी कि खेत तक पहुंचाने का, यानी खेत को पटाने का, यानी कि इरिगेट करने का। चेन पंप ये भी एक तरीका है, आप यहां पर मोट का फिगर देख सकते हैं, ऐसे ये रस्सी है, ये पुली लगा हुआ है, ये कुआं से खींचा और यहां पर ये कुआं से
पानी निकाला और यहाँ पर क्या है, प्लांट है, यहाँ पर बहा दिया पानी, तो इसमें पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा हो गया। चेन पंप में भी लगभग उसी तरीके से होता है। ये देखिए चेन पंप है, क्या होता है, यहाँ पर ये चेन लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं इस साइड में यहाँ बाल्टी टांग दिया जाता है, इसमें ये बाल्टी टंग गया, ये बाल्टी धीरे धीरे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस बाल्टी में धीरे धीरे यहाँ पर आएगी और ये पुली से होते हुए ऐसे पानी यहाँ पर गिर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका चेन पंप हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखली में कुछ भी नहीं है, ये पानी उसी तरह कुएं से नीचे से बाहर निकालना, अलग जगह पर इसको देखली बोला जाता है। ये देखली और जो आपका मोट है ये बिल्कुल सेम है, ऐसा कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद राहत होता है, ये राहत में कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए बाल्टी बंधा हुआ है, बाल्टी है, यहाँ भी बाल्टी है, यहाँ भी बाल्टी है, यहाँ भी बाल्टी है, यहाँ भी बाल्टी है। ये इसका बैल क्या करता है, इसको घुमाता है, एक तरीका अंदर में लगाया जाता है, इसको क्या करता है, घुमाता है। और यहाँ पर ये देखिए पानी है इसके अंदर, ये बाल्टी जैसे यहाँ पर आएगी पानी लेकर फिर छींट देगी तुरंत, यानी ऐसे बाल्टी है, घूमी यहाँ पानी लिया और छींट दिया। आई बात समझ में। आप लोग कभी गए हैं नदी वगैरह में, उसमें जाइएगा ना आप लोग, वहां पर क्या करिएगा, हाथ में पत्थर में पानी लीजिएगा और ऐसे फेंकिएगा, ऐसे फेंक दीजिएगा। तो वही चीज हम हाथ से करते हैं, या वही चीज यहाँ बाल्टी कर रहा है, इसी का अलग अलग बस नाम दे दिया गया है। चलिए, मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन का मॉडर्न मेथड क्या था, जो अभी तक पढ़ रहे थे वो ट्रेडिशनल मेथड था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक इसमें दो यूज किया गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज किया गया है और दूसरा ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कैसे होते हैं, अनइवन लैंड होते हैं। अनइवन लैंड का मतलब क्या होता है, अनइवन लैंड का मतलब होता है जैसे कि पहाड़ पर्वत हो गया, वो अनइवन लैंड है, पठारी भाग हो गया अनइवन लैंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर भूमि जो है बिल्कुल समतल नहीं होगी, कहीं पर ऊंचा होगा, कहीं पर गड्ढा होगा, इस तरीके का भूमि होगा, और वहां पानी भी बहुत कम मात्रा में मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम वहां पर यूज किया जाता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में देखिए यहां हाईलाइट कर दी है, इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है। आप यहां पर ध्यान से देखिए, एक परपेंडिकुलर पाइप है, देख रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर पाइप। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये अर्थ के साथ 90 डिग्री बनाएगी, तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। आप यहां पर ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर पाइप है, यह है ना। और क्या है, एक रेगुलर इंटरवल पर ये परपेंडिकुलर पाइप लगाया हुआ है, एक रेगुलर इंटरवल पर यहां पर लगा हुआ है, फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर यहां लगा, फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर यहां लगाया गया, फिर यहां लगाया गया, फिर, यानी कि एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जो रेगुलर इंटरवल पर लगाया जाता है। इसके मुंह पर यानी ऊपर में एक नोजल लगा हुआ होता है, वो नोजल घूमती है और इसको एक मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है, यहां मोटर से, और ये कुआं, यहां से पानी आया, यहां से पानी आता है, धीरे धीरे आते आते यहां पर जाता है, फिर सब में जाएगा, इसमें भी पानी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी सब में ये पानी जाएगा। और ये देखें, कभी बारिश, आप लोग अगर दिल्ली में होंगे तो वहां पर सीपी सेंट्रल पार्क गए होंगे, सेंट्रल पार्क में आप लोग देखिएगा क्या है, वहां पर शाम के समय में वाटर से खेल होता है, यानी पानी ऐसे करके फव्वारा बन के उड़ती है, एकदम फाउंटेन जैसा, देखें वही होता है सेम यहां पर खेत में, और खेत पट जाता है, इसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, कुछ नहीं है। ड्रिप इरिगेशन, यहां पर देखिए पाइप बिछा दिया जाता है, देख रहे हैं आप लोग, ये पाइप बिछा दिया गया है, यहां पर पाइप है, यहां पर भी क्या है, पाइप है, एक मेन पाइप से जोड़ दिया जाता है इसको, ठीक है। और यहां से ये देखिए ऐसे करके निकाल दिया जाता है पाइप, ऐसे करके पाइप बहुत सारा निकाल दिया जाता है। बस वहां पर क्या था, पाइप वर्टिकल था, स्प्रिंकल में क्या था, वर्टिकल था, और यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब सूता हुआ है, यानी हम जैसे बैठे हुए हैं, हम वर्टिकल है, हम ऐसे करके सूत जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, खत्म हो गया बात। अब यही हॉरिजॉन्टल पाइप से यहां बूंद बूंद पानी गिरेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पानी गिरेगा, फव्वारा नहीं उठेगा, बूंद बूंद पानी टपक 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 ऐसे करके पानी गिरेगा, ठीक है। मतलब जब ऐसे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, मतलब ड्रिप कर करके पानी जड़ में ही जाता है। और ये मेनली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है ड्रिप इरिगेशन को। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स आपको हम बताए हैं क्या है, वीड्स कुछ भी नहीं है। यहां पर आप देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर ये फसल है, और यहां पर देखिए कुछ कुछ उग आया है ना। यानी कि आप अपने गार्डन में जाइएगा, अगर जिसके पास गार्डन होगा वहां पर फूल गाछ देखिएगा, जहां आप फ्लावर्स लगाए होंगे ना, वहां या कुछ भी सब्जी वगैरह कुछ भी लगाए होंगे, वहां पर देखिएगा नीचे में बहुत सारा घास उगाता है। वो घास को हम नहीं बोले थे उगने के लिए, वो मुंह उठाकर ऐसे करके अपने ही आ गया है कि नहीं भैया हम तो होंगे ही। अब होने से दिक्कत क्या होता है, बात को समझिए, आप अपने में ही बातों में समझिए, खुद में समझिए। जब आप दो दोस्त एक जगह होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, वो हमसे ज्यादा नंबर लेते आया, अरे वो हमसे ज्यादा नंबर लेते आया, नहीं वो हमसे ज्यादा नंबर लेते आया, अरे भैया
कोई बात नहीं, लेते आया तो लेते आया। उसी प्रकार से जब यहां पर एक मेन पौधा है जो हम लगाए हैं और यहां पर कुछ कुछ टुटपुंजिये उग आए हैं, जब ये कुछ कुछ टुटपुंजिये उग आते हैं तो इस मिट्टी से ये भी लड़ाई करते हैं कि हमको भी नाइट्रोजन चाहिए, और ये भी लड़ाई करते हैं हमको भी नाइट्रोजन चाहिए। अब ये जमीन से ज्यादा नजदीक होते हैं तो ये नाइट्रोजन जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये धूप जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर है, धूप जल्दी जल्दी। पानी के लिए भी लड़ाई होने लगता है ना। आप लोग देखे होंगे कई कई जगह पानी की कमी होती है तो पानी के लिए सब लड़ते हैं, नहीं हम लेंगे पहले, नहीं हम लेंगे पहले। उसी तरह के तरीके से यहाँ पर घास और जो मेन प्लांट होता है उसके बीच लड़ाई होता है, हम लेंगे नाइट्रोजन, हम लेंगे नाइट्रोजन, हम लेंगे पानी, हम लेंगे पानी, हम लेंगे धूप, हम लेंगे धूप, ऐसे करके करने लगता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो वीड्स क्या होते हैं, किसी भी फील्ड में अनडिजायरेबल लिखा हुआ है ना, मतलब हम डिजायर नहीं किए, इच्छा नहीं है मेरी कि वो उगे। अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ ही नेचुरली वो उगाते हैं, इसी को वीड्स बोला जाता है। अब रिमूवल ऑफ वीड्स को क्या बोलते हैं, वीडिंग, यानी कि वीड्स को जब हम हटाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वीडिंग बोला जाता है। आई बात समझ में। वीड को हटाना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। क्यों? वीड्स कंपीट विद द क्रॉप, जो क्रॉप प्लांट होते हैं, जो मेन प्लांट होते हैं, उसके लिए वो कंपीट करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं। किस चीज के लिए? वाटर के लिए कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करते हैं कि हमको चाहिए नाइट्रोजन, हमको चाहिए। जगह के लिए कंपटीशन करते हैं कि नहीं हम उगेंगे यहां पर, हम उगेंगे। वो लाइट के लिए भी कंपटीशन करते हैं बार बार कि हमें ज्यादा लाइट चाहिए, हमें ज्यादा लाइट चाहिए, यानी कि लड़ते झगड़ते रहते हैं। और कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो इतना बात समझ लीजिए, उस दोनों ही चीजों का कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीड्स को उखाड़ फेंकना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो कि जब हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जब मेरा प्लांट पक जाता है उसको काटते हैं जब हम, तो उस समय में बहुत परेशानी उत्पन्न करता है, इसलिए वीड्स को हटा देना चाहिए। अब वीड्स को कैसे खत्म करना चाहिए, इसके क्या क्या तरीके? पहला तो टिलिंग कर दीजिए। टिलिंग करने का मतलब क्या है, नीचे मिट्टी है इसको ऊपर ला देना, है ना, मतलब कोड़ देना, मतलब उसको जोत देना। जब ऐसा हम करते हैं तो जो भी वीड्स होते हैं और वो जो भी वीड्स होंगे, वो वीड्स क्या होगा, वो मिट्टी के अंदर चले जाएगा, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएगा और वेस्ट बन जाएगा, वहीं पर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अपरूटिंग करते हैं उसको, ठीक है। यहां पर देखिए दूसरा क्या तरीका है, रिमूवल ऑफ वीड्स बिफोर द प्रोडक्ट। अब कब वीड्स को हटाना चाहिए? जब वीड में फ्लावर हो, फूल हो, उससे पहले उसको हटा देना चाहिए, ठीक है, उससे पहले उसको हटा देना चाहिए। मैनुअल रिमूवल भी करते हैं उसका। कहीं कहीं आप देखे होंगे लोग जाते हैं, घास गढ़कर लाते हैं, कचिया लेते हैं, काटते हैं, घास गढ़कर लाते हैं, उसको हाथ से भी उखाड़ते हैं। आप लोग खुद भी किए होंगे, अपने गार्डन में गए होंगे, वहां पर फूल है तो उसके नीचे आ गया है बहुत सारा घास उग गया, तो अपने हाथ से पिक कर करके उसको अपरूट कर देते हैं। तो ये सब कुछ तरीका होता है, ठीक है। इसको किससे करते हैं? तो खुरपी से करते हैं। अब देखिए केमिकल मेथड भी होता है। केमिकल मेथड में हम केमिकल यूज करते हैं वीड को मारने के लिए, और इसको वीडिसाइड बोला जाता है। जैसे पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, ठीक है, उसी तरह वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड होता है। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है वीडिसाइड का, 2,4-D। 2,4-D एक वीडिसाइड है, आप लोग याद रखिएगा, 2,4-D एक वीडिसाइड है, और इसको हम क्या करते हैं, खेत में छिड़कते हैं। ध्यान रहे, ये प्लांट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वीड्स को मारता है, यानी वो अनवांटेड मटेरियल को मारता है, अनडिजायर्ड प्लांट्स को मारता है, ठीक है। तो यहां तक ये बातें खत्म हो गई। अब वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, ये सब हम आपको बता दिए। अब क्या है हार्वेस्टिंग? कुछ भी नहीं। हार्वेस्टिंग क्या है? पक गया हमारा, द कटिंग ऑफ द क्रॉप। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, मतलब अब हमारा फसल बिल्कुल तैयार हो चुका है, और हम यहाँ पर देखिए ये हसुआ लेंगे, सिकल इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कचिया लेंगे और जाएंगे और उसको काटेंगे और काट के घर लाएंगे, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट ऑफ द, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय द मैनुअली, हाँ हमारे देश में या तो उसको मैनुअली किया जाता है, यानी हम खुद जाकर काटते हैं, या और किससे काटते हैं, या सिकल से, और या तो इसको मशीन से किया जाता है। और मशीन का नाम क्या है? हार्वेस्टर। क्या है? हार्वेस्टर एक मशीन होती है जिससे कि फसल को काटा जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होता है उसमें ऐसे करके देखिए, ऐसे रहेगा, ऐसे करके, और यहां पर क्या रहता है, बहुत सारा सीड रहता है। इस सीड को जब इससे अलग करते हैं ना हम, तो ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, और ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको सैफ्ट बोलते हैं।
हाँ, इसको सेफ बोलते हैं, CHAFF, सेफ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेफ। यहां पर देखिए, ये प्लांट ऐसे लगा, यहां पर ये क्या है, इसके अंदर सीड है और यहां पर ये डंटा है। ये जो डंठल देख रहे हैं ना, ये डंठल, ये डंटा, इसको क्या बोलते हैं? सेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस डंटे को सेफ बोला जाता है। तो इस डंटे से जब इस सीड को अलग किया जाता है तो इस विधि को क्या बोलते हैं? इसको जब अलग किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। वही यहां पर लिखा हुआ है, जब हम सीड्स को सेफ से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम थ्रेसिंग बोलते हैं। ये थ्रेसिंग किसके द्वारा किया जाता है? एक मशीन है जिसका नाम है कंबाइन। ये यहां पर आप देखिए, ये क्या है? कंबाइन मशीन है। ये क्या करता है? प्लांट को कट भी करता है, यानी हार्वेस्ट भी करता है और थ्रेसिंग भी करता है। थ्रेसिंग मतलब सीड जो है उसको अलग करना, प्लांट से सीड को अलग करना। अनाज है, चावल है, तो चावल को प्लांट से अलग करना, इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये कंबाइन नाम का एक यहां पर मशीन है। ये क्या करता है? हार्वेस्टर भी है ये, यानी फसल को काटता भी है, और यहां थ्रेसिंग भी करता है, यानी कि उस बीज को उस फसल से अलग भी करता है। ठीक है। अब घर जो छोटे लेवल पर होते हैं, क्या होता है उसका, कैसे उसको वीड को अलग किया जाता है, सॉरी वीड कहते हैं, वो सीड को कैसे अलग किया जाता है? विनोविंग मेथड से किया जाता है। विनोविंग क्या होता है? देखिए, हाथ में एक पंखा ले लेंगे और ऐसे जमीन पर रख देंगे चावल को और ऐसे होकेंगे, हाँ, बस सारा उधर वो जो खत्म हो जाता है। या तो उधर फैन चला देता है और ऐसे करके ऐसे धान गिराते रहते हैं, नीचे ऊपर से नीचे गिराते रहते हैं, ऊपर से नीचे गिराते रहते हैं। जो हल्का मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है और धान मेरा नीचे आ जाता है। तो इसको विनोविंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे विनोविंग कहते हैं। अब देखिए, लास्ट टॉपिक है आपका स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज लास्ट टॉपिक है। स्टोरेज में कुछ नहीं है, हमको स्टोर करना है भैया। क्यों स्टोर करना है? अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें इंसेक्ट हो जाएगा, मॉइस्चर उसमें रेट्स हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग आएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है? यहां पर इसको स्टोर किया जाता है। दूसरी बात समझिए, स्टोरेज 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला क्या है उसमें? पहले हमको जब धान काट कर लाना चाहिए तो उसको सुखाना चाहिए धूप में, क्योंकि कहीं पर भी मॉइस्चर अगर होगा ना तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु उग आएंगे। ठीक है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग आएंगे, पेस्ट उग आएगा और फंगस हो जाएगा और हमारा धान वगैरह जो है, हमारा क्रॉप्स वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए उसको स्टोर करने से पहले सुखाया जाता है, यानी ड्राई किया जाता है धूप में। उसके बाद उसको हम स्टोर करते हैं स्टोर हाउस में। जो घर होता है छोटे लेवल पर, वहां जूट का बोरी में रखते हैं। अब जूट का बोरी में बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए उसमें नीम का पत्ता डाल दिया जाता है। आप लोग नीम जानते हैं? नीम बहुत कड़वा होता है, एकदम पत्ता हरा हरा होगा, कड़वा होगा। उस नीम के पत्ते को क्या किया जाता है? पहले उस बोरा में सुखाकर डाल दिया जाता है। नीम का पत्ता सुखा लिया जाता है और सुखाकर बोरा में डाल दिया और उसके बाद उसमें चावल या धान डाल दिया। इससे क्या होता है? जो पेस्ट वगैरह है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, वो सब उसमें नहीं पनपते हैं। ठीक है। और दूसरा जो बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है वो कहां पर होता है? बहुत बड़े लेवल पर ये सिलोज या तो ग्रेनरीज में रखा जाता है। सिलोज क्या होता है? स्टोर हाउस होता है, बहुत बड़ा स्टोर हाउस होता है। वहां पर केमिकल्स का भी यूज किया जाता है ताकि पेस्ट ना आए, ताकि रैट ना आए। ठीक है, तो सिलोज या तो ग्रेनरीज में इसको रखा जाता है। तो सिलोज या ग्रेनरीज क्या है? ये बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें कि हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, यानी ये एक सिंपल स्टोरेज हाउस है। बात खत्म हो गई, सब चीज हम आपको बता दिए। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? कुछ भी नहीं है। जब हम बहुत, जैसे पता है ना आपको क्रॉप क्या है, जब बहुत बड़े भूभाग पर हम एक ही प्रकार के प्लांट लगाते हैं तो उसको क्रॉप्स बोलते हैं। उसी प्रकार से जब हम बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लार्ज पर क्या करते हैं, हम जानवर को पालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। तो ये आपका चैप्टर था जो आज बिल्कुल खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर में के किसी भी सेक्शन में आपको किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस सिंपलर पर जुड़िए, वहां पर क्वेरी सेक्शन है, आप उसमें बेधड़क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, मेरी गारंटी है। जरूर जुड़िए वहां पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियोस तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है। यही हमारे पास केवल और केवल एक तरीका है आगे बढ़ने का। चलिए, स्टे ट्यून्ड, सुरक्षित रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। अगर किसी में ये कंफ्यूजन है कि ये किसके लिए कोर्स है, ये किसके लिए पढ़ाता हूं, सबके लिए है भाई। ये
चाहे वो किसी भी कंपटीशन वाले के कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है, कोई यदि 8 क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी है, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक एक चीज बता रहा हूं यहां पर। तो चलिए मिलते हैं